हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस। आज हम करने वाले हैं जो मानव स्वास्थ्य में रोग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आज की क्लास में हम करेंगे सब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपके 2 नंबर और 3 नंबर में आते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद ये क्लास होने के बाद आगे की क्लास हमारी होगी जो 5 नंबर में, यानी कि इस चैप्टर से जितने भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के बारे में हम डिस्कस। ठीक है, सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने बच्चे भी नहीं आए हैं वो सारे आ जाए। और ये जो आपकी यूनिट चल रही है, थर्ड यूनिट है ना, कौन सी यूनिट है? थर्ड यूनिट। यूनिट आपकी एकदम कंप्लीट हो चुकी है। तो पहली यूनिट और दूसरी यूनिट के जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के आपके वन शॉट के आपको वहाँ सारे चैप्टर आएंगे। और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लॉन्ग्स और जितने भी क्वेश्चन आपको मिल, बच्चा अभी उस क्लास को नहीं देखा है वो जाके देख ले। और इसके बाद ये वाला जो चैप्टर मानव सब का जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बच्चा नहीं देखा होगा वो जाके इसी चैनल पे प्ले जाओगे आपको वहाँ। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या आता है कि एंटीबॉडी, जब एंटीबॉडी को हम प्रतिपिंड भी के क्या बोलते हैं, प्रतिपिंड। तो एंटीबॉडी कार्यों का वर्णन करें। ये जो एंटीबॉडी होती है, जो प्रतिपिंड होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, इनके कार्य को आपको क्या करने हैं, वर्णन करने। ठीक है, तो देखो प्रतिपिंड के कार्य, प्रतिपिंड को ही हम कहते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, प्रतिपिंड को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। जिसमें आपको क्या लिखा है, देखो टप्सोनाइजेशन, बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया को एंटीबॉडी इस तरह से आवृत ढक देती है। देखिए ये जो प्रतिपिंड होता है, ये जैसे ही बाहरी क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, इस बैक्टीरिया को जो एंटीबॉडी होगा इस तरह से आवृत ढक देता है, जिससे फैगोसाइट उसे पहचान सकता है। फैगोसाइट क्या होता है, बछाड़ू कोशिकाएं। ठीक है, फैगोसाइट हम किसको कहते हैं, जो हमारी बछाड़ू कोशिकाएं होती है वो फैगोसाइट्स होती है। अगर मानो तुम्हारा कोई दुश्मन होगा, है ना, तुम हो, तुम्हारा कोई दुश्मन होगा, तो तुम उससे फाइट करने का कार्य करोगे कि नहीं करोगे? या तुम्हें कुछ अच्छा कार्य करना, और अच्छे कार्य करने के लिए तुम ये पहचानोगे कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है ना। इसी तरह जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है, यानी कि जो हमारे बॉडी से अलग होता है, तो जो हमारी फैगोसाइट्स यानी कि बछाड़ू कोशिकाएं होती है, उन एंटीजन को, है ना, उस बैक्टीरिया को पहचानने का कार्य करती है कि वो जो हमारे बॉडी में आई है, सेल्स के अंदर आई है, तो हमारी कोशिका के लाभदायक है या हमारी कोशिका के हानिकारक है। ठीक है, तो इसी तरह ये प्रतिपिंड यानी कि कोई भी एंटीजन आ रहा है तो जो एंटीबॉडी होगी उसके अनुरूप कार्य करेगी, एंटीजन को मारने का कार्य करेगी। जैसे कोई भी टीका लगाया जाता है तो एंटीजन में एंटीजन को ही मारता है। जैसे हम कहते हैं लोहा लोहा को ही मारता है, तो हमारे बॉडी में कोई एंटीजन गया तो हम टीका के माध्यम से, वैक्सीनेशन के द्वारा क्या हमारे बॉडी में प्रवेश किए जाते हैं। या तो जीवित एंटीजन होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, या तो कैसे होंगे, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? ओके, तो पहचान सकता है, फैगोसाइट उसे नष्ट कर देता है और इस प्रक्रिया को हम अपसोनाइजेशन कहते हैं। यानी कि टप्सोनाइजेशन बाहरी पदार्थ है ना। मान लो क्या है, टप्सोनाइजेशन जो है एक बाहरी पदार्थ है। जैसे बैक्टीरिया को एंटीबॉडी की तरह से वो क्या करेगा, आवृत ढक देगा। आवृत ढकने के बाद जिससे फैगोसाइट उसे क्या कह लेगी, पहचान सकती है। पहचानने के बाद फैगोसाइट उसे क्या कर देगी, नष्ट कर देगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अपसोनाइजेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, उदासीनता एंटीबॉडी बैक्टीरिया द्वारा स्रावित विषाक्तता पदार्थ को उदासीन बना देते हैं। जो उदासीनता एंटीबॉडी होती है ना, जो क्या होगी, उदासीनता एंटीबॉडी होगी, वो क्या करेगी, बैक्टीरिया द्वारा जो स्रावित विषाक्तता पदार्थ को उदासीन बना देती। क्या करेगी, उस विषाक्तता पदार्थ को क्या बनाएगी, उदासीन बनाएगी। क्या बनाएगी, उदासीन बनाने का कार्य करेगी। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे देखो। आगे क्या होता है, एग्लूटिनेशन। ठीक है, एग्लूटिनेशन एंटीबॉडीज एंटीजन से संयुक्त होकर बृहत आकार यानी कि अघुलनशील जटिल पदार्थ तैयार करता है। एंजीन, ठीक है, एंजीजेन के विशेष कार्य में बाधा पहुंचा। ये है प्रतिपिंडक के कार्य। प्रतिपिंडक का कार्य क्या है, ठीक है, एगल्टिजिनेशन है। ठीक है, एगल्टिजिनेशन के बाद
अपसोनाइजेशन है, और अपसोनाइजेशन के बाद उनके अंदर जो उदासीनता होगी, वो एंटीबॉडी जो बैक्टीरिया होगी उसके द्वारा स्रावित जो विषाक्तता होती है, उस विषाक्त पदार्थ को उदासीन बना देती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाइफाइड यानी मियादी, टाइफाइड को हम कहते हैं मियादी बुखार। ठीक है, टाइफाइड को हम क्या बोलते हैं, मियादी बुखार। तो मियादी बुखार का रोगजनक लक्षण के बारे में बताइए कि जो टाइफाइड रोग है, तो किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड रोग हो जा रहा है, जो मियादी बुखार हो जा रहा है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके रोगजनक क्या है, इस बीमारी के रोगजनक यानी पैथोजन क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है। मान लो किसी को टाइफाइड हो गया तो उसके क्या क्या सिम्टम सामने आएंगे। ठीक है, देखो टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से के कारण से होता है। टाइफाइड क्या है, एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचार स्थानांतरित होते हैं, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हुए ऐसे रोग को हम बोलते हैं टाइफाइड रोग। तो ये जो टाइफाइड है एक संक्रामक रोग है, ये सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया है, इसके कारण होता है। लक्षण क्या होगा इसका, इसमें सिर दर्द, अमाशय दर्द के साथ साथ मानसिक तनाव भी होता है। इनमें क्या होगा, हमारा जो सिर है ना, किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है तो उसको प्रॉपर उसके सिर में दर्द होगा। दर्द होने के साथ वो भी जो दर्द होगा बहुत तेज वाला दर्द होगा, नॉर्मल दर्द नहीं होगा। तो दर्द होगा वो नॉर्मल दर्द नहीं होगा, बहुत तेज दर्द होगा। उसके बाद मानसिक तनाव होगा। मानसिक तनाव क्या होगा कि एक होता है ना कि नॉर्मल जो हमारा बिहेवियर है ना, एक हम फ्री महसूस होते हैं और एक हम मानसिक तौर पे फ्री नहीं होते। कि अब संक्रमण की विधि क्या होती है, देखो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु रोगी के मलमूत्र एवं रोगी के रक्त में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा, रोगी के मलमूत्र, है ना, कहाँ पे, रोगी के मलमूत्र में एवं रोगी के रक्त में पाया जाता है। कैसे होगा, घरेलू मक्खी रोगी के मलमूत्र पदार्थों एवं पेय पदार्थों पर बैठकर उन्हें दूषित कर देती है और बीमारी फैलाती रहती है। देखो ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, ये कहाँ पाया जाएगा, जो कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति टाइफाइड रोग से, अब भाई वो टाइफाइड से ग्रसित, तो ऐसा थोड़ी ना कि उसके अंदर मलमूत्र की जो क्रियाएं होगी, है ना, मलमूत्र की तो क्रियाएं होगी। अब जब मलमूत्र की क्रियाएं होगी तो जो मक्खियां होती है ना, जो घरेलू मक्खी, मक्खी मल से बैठ के आ रही है, मूत्र के पास से बैठ के आ रही है, कहाँ से बैठ के आ रही है, क्या आपको पता ये चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो जब वही मक्खी क्या करेगी, मल से बैठ के आएगी, मूत्र से बैठ के आएगी, और हमारे जो खाने वाले पदार्थ यानी कि मान लो पानी, पानी में चली गई, है ना, या भोज्य पदार्थ पे चली गई, बैठ गई, का जो बैक्टीरिया उनके बॉडी से कहाँ चला जाता है, हमारे भोज्य पदार्थ में चिपक, और उसी जब हम भोजन पदार्थ को खाते हैं तो हम टाइफाइड से इसीलिए सबसे पहले हमारे अमाशय में दर्द क्यों होता है, क्योंकि भाई भोजन खाएंगे तो भोजन का पाचन कहाँ होगा, हमारे अमाशय में होगा ना, अमाशय में। ठीक है, उपचार, इसका नियंत्रण प्रतिजैविक के द्वारा किया जाता है, किया जा सकता है। तो सप्ताह में प्रतिजैविक बुखार को कम करता है और रोगी को तरल भोजन, कैसा भोजन देना चाहिए, तरल भोजन देना चाहिए। लेकिन जब टाइफाइड से हम जाते हैं, ये बोला जाता है भाई तुम्हें बुखार से तरल भोजन, ये बोला जाता है ना कि तरल तरल जो ऑयली वाली चीज है वो नहीं खाना है। लेकिन जिस व्यक्ति को टाइफाइड है ना, प्रतिजैविक के रूप में इसको 2 सप्ताह में इसके एक वो जैसे कोर्स होता है किसी भी का, 2 सप्ताह की, देखिए 15 दिन का एक कोर्स होता है, 15 दिन आपको कंटिन्यू खाने, अगर मान लो एक टाइम भी आपने नहीं खाया, मान लो आपका वो कोर्स वापस से आपको स्टार्ट करना, जैसे मेडिसिन, टाइफाइड में अक्सर ऐसा होता है, टाइफाइड से आप तो आप एक टाइम की जो दवा है जो आप जैविक के रूप में ले रहे हो उसको आप मिस ना करो। ठीक है, अब उसके साथ साथ तरल भोजन चाहिए, है ना, तरल भोजन ना चाहिए, ये इसके उपचार होते हैं। लक्षण क्या होगा, घर द्वारा लक्षण, ठीक है, ये उपचार हो गया, ठीक, उपचार हो गया, तरल भोजन और ये प्रतिजैविक हो गया। ठीक, ये क्या होगी, कैसे फैल रहा है, घरेलू मक्खी द्वारा। अब लक्षण क्या है, सिर दर्द, अमाशय में दर्द, किस बैक्टीरिया से हो रहा है, टाइफाइड के साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। अगला, प्रतिरक्षी अणु का अच्छी तरह मांकित चित्र बना, है ना, प्रतिरक्षी यानी कि जो प्रतिरक्षी यानी
है जो हमारी बॉडी एंटी हम फाइगोसाइड सेल्स कहते हैं। फाइगोसाइड सेल्स का आपको चित्र बनाने हैं। अब इनमें आपको क्या दिख रहा है, देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग को हम कहते हैं श्रृंखला। इसकी क्योंकि दो श्रृंखलाएं होती है, ये जो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी की दो श्रृंखलाएं होती है। एक दीर्घ श्रृंखला यानी कि एक बड़ी श्रृंखला होती है। अब ये जो दीर्घ श्रृंखला है, ये आपको यहाँ से है ना, यहाँ से यहाँ तक की ये दीर्घ श्रृंखला। इसके बाद एक क्या होती है, लघु श्रृंखला होती है। ये ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों क्या है, लघु श्रृंखला है। और इस लघु श्रृंखला में क्या होते हैं, प्रतिबंधक स्थल होता है दोनों के बीच में, है ना। दीर्घ श्रृंखला और लघु श्रृंखला के बीच में क्या होते हैं, प्रतिबंधक श्रृंखला सॉरी प्रतिबंधक क्या होते हैं, स्थल होते हैं। तो ये आपके एग्जाम में जब डायग्राम आएगा तो आपको इस डायग्राम को बनाने हैं, बना दोगे, ठीक है। अब अगला है एलर्जी किसे कहते हैं और इस रोग की पहचान किससे कैसे की जाती है, और इस रोग के लक्षण तथा इस रोग के नियंत्रण करने वाली औषधियों समय जान। एलर्जी, देखो एक एलर्जी ऐसे एक आम सी है ना, एलर्जी किसी को ताप से एलर्जी है ना, किसी को बहुत ज्यादा, तो जो एलर्जी है वो अलग अलग प्रकार से है। कुछ बाहरी कारक होते हैं, फिजिकल होते हैं, ये कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति रक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। पर्यावरण में मौजूद क्या होगी, कुछ प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया होती है, उस अनुक्रिया को हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। क्या बोलेंगे, एलर्जी कहते हैं, ठीक है। कि ऐसे पदार्थ जिनमें के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया होती है ते एलर्जन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति क्या होगी, प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं। तो ये एलर्जी क्या होते हैं, एलर्जी के वाहक क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, है ना, सिम्टम क्या होते हैं, ये सारी चीजें के प्रति बनने वाले, ठीक है, एलर्जन के कहलाते हैं। और इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षा यानी कि कौन सी, आईजीई, आईजी प्रकार के होते। और एलर्जन के कारण सामान्य उदाहरण जैसे धूल में चिड़चिड़, किसी को धूल से है ना, क्या होगी, जो धूल की धूल से चिड़चिड़। पराग, ठीक है, पराग भी एलर्जी का कारण बन सकता है। प्राणी लघु जिसको डैंडर कहते हैं, ये भी क्या हो सकता है, एलर्जी का कारण बन सकता है। तो एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षणों में छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक और सांस ले कठिनाई शामिल है। एलर्जी मांस कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन निशाने को निकलने के कारण होते हैं। एलर्जी हार्मोन्स या दो पदार्थ की वजह से, एक होती है हिस्टामिन, होता है ये रसायन जब निकलते हैं तो ये क्या होती है, एलर्जी, ठीक है। एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी प्रभावित एलर्जनों की मात्रा टीके द्वारा दी जाती है। ये सारे होते हैं आपके एलर्जी कारक लक्षण। अब अगला क्या है, निम्नांकित के रोगजनक संक्रमण के कारण लक्षण एवं उपचारों को तो ये जितने हैं, यानी कि मलेरिया के रोग क्या है, लक्षण क्या है, उपचार क्या है, ये आपसे पूछ। इसके बाद निमोनिया क्या है, निमोनिया क्या है, लक्षण क्या, ये आप। अमीबियता क्या है ना, एस्केरिस, एस्केरिस हो गया, है ना, हाथी पाँव जिसको हम फाइलेरिया कहते हैं, दांत जिसको एक्जिमा, ये कैसे होता। सबसे पहले देखो क्या होगा, क्या हो गया, मलेरिया शीतोष्ण तथा कम शीतोष्ण महाद्वीपों अफ्रीका एवं एशिया की समानता। ये जो मलेरिया नामक बीमारी है, ये समानता है शीतोष्ण तथा समशीतोष्ण महाद्वीपों अफ्रीका एवं एशिया की कहाँ की है, अफ्रीका एवं एशिया की बीमारी है। जनक क्या है, प्लाज्मोडियम परिजन, चार प्रजातियां, चार विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोग पहला क्या है, नालाज, ठीक है, नालाज मोडी वाइवेक्स, ठीक है, और बेनाइन मलेरिया।
ये जो हो, ठीक है, तलाजामोडियम वाइवेक्स होगा, ये कौन सी मलेरिया बीमारी करेगा? बेनाइन टर्सिन। दूसरा क्या है? माइल्ड टर्सिन मलेरिया है। ये हो रहा है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या है? एक बैक्टीरिया है, इसके द्वारा माइल्ड टर्सिन। तीसरा है प्लाज्मोडियम फाइलेरी के द्वारा क्वार्टन मलेरिया हो रहा है, ठीक है। और चौथा है प्लाज्मोडियम फैलिस्पेरम, जिसके कारण हो रहा है सेरेबल। ये मलेरिया के 4 प्रकार भी होते हैं ना, सब में अलग अलग प्रकार के मलेरिया होंगे। कैसे होंगे? कौन से बैक्टीरिया से वो, ठीक। संक्रमण के कारण क्या होते हैं? संक्रमण फैलता कैसे? किसी को मलेरिया हो गया तो वो कैसे संक्रमण के अंदर वो संक्रमण आया कहाँ? देखो, एनाफिलिस द्वारा स्वस्थ मनुष्य को काटने पर बाइट्स मनुष्य के रक्त में, देखो ये जो मलेरिया हो रहा है, भले ही मलेरिया जो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, लेकिन ये जब मादा एनाफिलिस मच्छर हमें काटती है, एक स्वस्थ है, और स्वस्थ व्यक्ति को एनाफिलिस मादा मच्छर क्या करेगी? उसको काटेगी। काटने के द्वारा जो उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, वो मनुष्य के रक्त में तथा यकृत एवं लाल रक्त कणों को विभाजित कर दूसरे मादा एनाफिलिस के अमाशय में जाते हैं। ये दोबारा कहाँ करेंगे? मादा एनाफिलिस मच्छर होंगी, ये अमाशय में पहुंच जाते हैं तथा वहां विभाजन द्वारा चक्र, और इनकी जीवन अवधि 12 दिनों की। अब इनकी जो 12 दिन में इनका क्या हो जाता है? लक्षण क्या है? 6 से 10 घंटों के अंतराल पर ठंड एवं शारीरिक कंपन के साथ तीव्र ज्वर का आना। 6 से 10 घंटे, मानो एक बार तुमको तेज बुखार आया, तेज जब बुखार आ रहा तो बहुत ज्यादा कपकहाट यानी कि ठंड जैसा महसूस, फिर वो तुम्हारा बुखार उतरा, फिर 10 से 12 घंटे के अंतराल में फिर वापस से ये क्या होता है? मलेरिया का दर्द। मलेरिया बुखार, अगर किसी व्यक्ति को बुखार, देखो एक टाइफाइड का है तो ये बहुत ज्यादा तेज पर होता है, और ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है, सबसे पहले इसका जो बुखार होगा ठंड लगने का, और ये जो बुखार आएगा तुम क्या आएगा फिर कुछ टाइम के लिए नहीं होगा, चढ़ उतर के जो ठीक। इसमें सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी आदि के साथ साथ हृदय की गति का तीव्र होना। अब इसमें क्या होगा? कोई भी व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित ऐसा सोच, यानी कि जो का पूरा बदन दर्द के साथ उल्टी, और उसके साथ साथ श्वसन और हृदय की जो ज्यादा तीव्र, यानी कि जो हमारी एक नॉर्मल हार्ट बीट है ना, एक नॉर्मल हमारी सांस आ रही है जा रही है, वो ज्यादा तेज, ठीक। दस्त पश्चात अत्यधिक पसीना के साथ ही अब फिर उसके बाद क्या होगा? बहुत ज्यादा पसीना हमारे बॉडी से निकलेगा और बुखार क्या हो जाएगा? यानी जब कपकपी के साथ बुखार होगा, सर्दी होगी, है ना, श्वसन और जो हमारे श्वसन मार्ग और जो हिट होगा, दर होगी, वो क्या हो जाएगी? अब जैसे ही बुखार उतरने वाला होगा तो ठीक है, अत्यधिक लाल रक्त कणों की एनीमिया के लक्षणों का दृष्टि यकृत तथा पीलिया के आकार में वृद्धि, टाइम नामक जहरीला लवण में टूटने के कारण बार बार बुखार। अब ये सारी चीजें बार बार जब बुखार होगा, क्या होगा कि जो बार बार इनका प्लाज्मोडियम संख्या बढ़ाएगा, आरबीसी आरबीसी नामक पदार्थ बनेगा, तो कपकपी के साथ, है ना, बहुत ज्यादा ठंडी के साथ क्या होगा? 4 क्या है? टैन की दवाइयां जैसे, ठीक है, पैलुकडिन, नेफ्लो और डिसोचिन आदि। अगर कोई भी मलेरिया का ग्रसित व्यक्ति, उसको दवाई देखो जाती है, एक क्लोरो जाती है, दूसरा पैलुकटीन दी जाती है, तीसरा नेफ्लोक्विन दी जाती है, और चौथा डिसोचिन।
है ना। मान लो ये जब मेडिसिन दी जा रही है तो व्यक्ति क्या है, मलेरिया से ग्रसित है। तो ये आपकी बुक में है कि आप इस चीज़ क्या होते हैं, एक अच्छा डॉक्टर होता है और एक कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो ताज़ा दवा, पता ही नहीं कौन से बीमारी उसके साथ क्या है, इस बीमारी में कौन दवा ली जाती है, इसके लिए आपकी पूरी है ना ये चीज़ है, एरिया में कौन सी दवा यूज होगी, टाइफाइड है तो सारे तो रोग, तो यही सारी चीज़ें कि आपको जानना आपके एनसीईआरटी में दिया है तो आप, ताकि आपको कोई ना बना सके, भले आप डॉक्टर ना बनो, है ना, जरूरी कि आप डॉक्टर बनो कि आपके पास बीमारियों की दवा का नाम पता होगा, किस बीमारी में लक्षण क्या होते हैं, ये आपको जानना नॉर्मल नॉर्मल नॉलेज है, ये आपको जानना जरूरी, ठीक है। अब इसके रोकथाम एवं बचाव के उपाय क्या हो, अब इसको हम कैसे रोकथाम करेंगे बीमारी से, इसका उपाय क्या हो, सबसे पहले मच्छरों का घर में रोकना, मच्छर आ रहे हैं तो अपने से रोक के नहीं आने देना, शरीर के खुले भागों में सरसों का तेल मच्छर निरोधक का उपयोग, अब कपड़े पहने हमारा कपड़े का यूज करते तो हमारा ढका हुआ शरीर कोई मच्छर ना ज्यादा, तो उसके बाद जो उसका दांत है या जो भी है ना, काटते कहाँ है, जो हमारा शरीर का खुला हुआ भाग है ना, खुला हुआ भाग जैसे हमारा फेस है ना, ये हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सारे हमारे खुले हुए भाग, ये हमारे शरीर का जो खुला हुआ भाग होगा, फिर उस पर का तेल लगे, सरसों का तेल लगाएंगे तो मच्छर क्या करेगा, दूसरा क्या है, मच्छर निरोधक क्रीम, क्रीम आती है, उस क्रीम का यूज साथ उसी समय मच्छरदानी का, अब सोना है भाई तो क्या करना है, मच्छरदानी का use। इसके बाद जल जमाव वाले इलाकों में रासन और डीडीटी तथा अन्य कीटनाशक रसायनों का कार्यक्रम का प्रभावकारी ढंग, यानी कि पहले देखो, पहले होता था, अब तो ऐसा नहीं, पहले क्या होता था, गांव गांव में है ना, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काई जाती थी, नदी नाला होता था, हर जगह छिड़की जाती थी, से कोई भी बैक्टीरिया हो कुछ भी हो वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन अब क्या है, ऐसा नहीं होता, कि अब ऐसा नहीं होता तो उसको ही क्या करने, बचाव करें, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है निमोनिया, ये अक्सर जो निमोनिया होता है ये छोटी, हालांकि बड़ों में होता है लेकिन बड़ों में कम होता है, सबसे ज्यादा ये जो निमोनिया होता है ये छोटे बच्चों में। अब निमोनिया है क्या, निमोनिया का जो रोग है यानी पैथोजन, ये डिप्लो, ठीक है, डिप्लोकाकिस नामक बैक्टीरिया, क्या भी है, ये बैक्टीरिया जनित, यानी कि बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की वजह से संक्रमण के कारण क्या होगे, वायु द्वारा संचारित रोग, ठीक है, यानी कि हवा के द्वारा संचारित रोग, संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए द्वारा संक्रमित ग्लास या व्यक्ति है, ये वायु द्वारा संचारित रोग, कैसा व्यक्ति यानी निमोनिया से ग्रस्त, अब वो उसने क्या किया, ग्लास को बर्तन को छुआ, तो बर्तन को क्या कर लिए, यूज कर, क्या होते कारण होते, लक्षण क्या होंगे, लक्षण संक्रमण के द्वारा वायु कोश तरल पदार्थ का भर जाना, इसमें श्वास लेने में का होना, अब ये संक्रमण मानो किसी व्यक्ति को, या अक्सर करके बच्चों में ये निमोनिया हो गया तो इनका वायु कोष्ठ को होता, वायु कोष्ठ होगा, ये तरल पदार्थ भर जाता है, जब तरल पदार्थ भर जाएगा जिससे सांस लेने क्या होती है, तकलीफ, छाती में दर्द होगा, ठीक है, पंजरी चलन होगा, ठीक है, सिर दर्द होगा, ठिठुरन होगा, होंठ एवं हाथ के नाखून का रंग नीला हो जाना। देखो दो ऐसे रोग हैं, एक निमोनिया है इसमें हमारे नाखून का जो रंग, किसी भी व्यक्ति को, आप बच्चों को जब छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाता है, ये जो नाखून होता है, नाखून का जो रंग होगा साथ साथ उसके जो होंठ का रंग होता है वो नीला हो जाता है, जब किसी व्यक्ति को पीलिया से ग्रस्त,
का जो पूरी शरीर होती है वो पीला पीला दिखाई देने लगती है। ये आँख से भी पता चल जाता है कि उसकी जो आँखें होती हैं वो ऐसी बीमारी है जो कारण पहचानी जाती है। क्या क्या होगा? और नाखून का नीला हो जाना, यह क्या होता है इसका, ठीक है, हमारे शरीर का और आँखों का क्या होना, ठीक है, और यूरिन क्या होना, पीला होना, बहुत ज़्यादा पीला, ठीक। चार क्या है? पीस, ठीक है, पेंसिलिन, क्या लिया जाएगा? पेंसिलिन और फ्लाक्सो फ्लॉक्सासिलिन, पेंसिलिन और फ्लॉक्सासिलिन नामक मेडिसिन में ली जाती है। व्यक्ति को क्या होता तो क्या? थाम के बचाव के उपाय, मरीज को अन्य परिजनों से अलग रखना, तब बनाए। अब जिसको मान लो किसी क्या हुआ है तो बाकी परिजन को क्या करना है कि स्वच्छता यानी कि साफ सफाई का क्या, ठीक है। ये हो गया निमोनिया। तीसरा है अमीबता, है ना, जिसको अमीबियासिस क्या बोलते हैं। ये होता है एंट अमीबा का पुटिस्टा के द्वारा। अब ये एंट अमीबा सिस्टिका क्या है, यानी कि ये भी क्या है, प्रोटोजोआ जनित डिजीज है। संक्रमण के कारण क्या होते हैं? संक्रमित जल एवं, जब हम खाते हैं, संक्रमित होते हैं या अन्य संक्रमित पदार्थ को खाते हैं, क्या होता है, पिता आती है, ठीक है। लक्षण क्या है? परजीवी शरीर में साइटोलाइसिन नामक एंजाइम का स्राव करते हैं। किसी भी मानव के क्या करेगा? साइटोलाइसिन नामक एंजाइम को स्राव करता है, जिससे रोगी की छोटी आंत के छेद हो जाए। जब ये साइटोलाइसिन नामक एंजाइम रिलीज होगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है श्लेष्मा की से पतला दस्त के साथ साथ रक्त का भी उत्पाद होता है, जिसमें क्या होगा, बल करते हैं, बल करते हैं, जब तो दस्त होता है क्या होता है, वो पतला हो जाता है, पतला होने के साथ साथ रक्त का भी स्वाद। चार क्या होगा? टेरामाइसिन, मेट्रोनिडेजोल, माइसिन और एंटीमाइसिन आदि ये मेडिसिन ली जाती है, या जिसको चीज भी कहते हैं। डॉक्टर ये चारों मेडिसिन इस लेवल के उस लेवल के हिसाब से ये, ठीक है। रोकथाम एवं बचाव में क्या लिखोगे? स्वच्छता बनाए रखना है, संक्रमित भोजन तथा पेय पदार्थों का सेवन वर्जित, जितने भी संक्रमित हैं और संक्रमित पेय पदार्थ है वर्जित करना, यानी कि नहीं लेंगे, तब हम क्या हो जाएंगे, बच। अगला एस्केरियोसिस, है ना, या एस्केरिस्ता, जनक क्या है? स्केरिस लुम्पी वाइट, यानी कि जो एस्केरियोसिस होता है ये ग्लोल, यानी कि एस्केरिस लुम्पी वाइट्स होती है के द्वारा। लक्षण क्या है? संक्रमण के कारण क्या होते हैं? द्वितीयक संक्रमित दैवती ही फार्म लार्वा से पेय पदार्थ स्वस्थ, ये भी भोजन का ही माध्यम होगा। लक्षण क्या देखोगे? पेट में होगा, साथ साथ दर्द होगा, वीकनेस समझ में आएगी, एनीमिया हो जाएगा, डायरिया, उल्टी, है ना, या हेपेटाइटिस, पेंडोसाइटिस छोटी आंत में और मिर्गी का दौरा, ये सब फिर इस क्रिस्ता गोल सा है। ये हमारी ज्यादा बीमारियों को। चार में क्या देखोगे? जेलेटिन कैप्सूल में हेक्सी कार्सिनॉल का रवा अथवा यम तथा टेट्राक्लोरी एथिनील के तेल का मिश्रण, ये सारे हम चार में ये आपके जब एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई भी रोग पूछा जाएगा, उस रोग वाहक कौन, संक्रमण के कारण क्या है, लक्षण क्या है, उपचार क्या है, का नियंत्रण, है ना, नियंत्रण क्या, रोकथाम, ये सारी चीजें। जब ये ऐसा पूछा जाएगा तो एक लॉन्ग में पूछ, ऐसा पूछा जाएगा एक लॉन्ग,
हम उपाय क्या करोगे? शौचालय में इसका निष्कासन का ढक्कन, खाने से पूर्व हाथ को धो, कच्चे फलों अच्छी तरह, कच्चे फल होते अच्छी तरह से के बाद हम उसको, ठीक है, और खाने से पहले हम अपने हाथ को क्या करेंगे? शौचालय में शौच का निष्कासन कर, यानी कि शौच क्रिया हम शौचालय में करें, बाहर यानी ना करना, जो है ये सारे इसके। अब आता आपका हाथी पाँव कहते हैं या फाइलेरिया। ये देखो क्या होता है कि एक हमारा जनन अंग वाले भाग में अचानक देखते होंगे, चाहे एक औरत या फीमेल, बात की बात का एक पैर न, क्या होता है बहुत ज्यादा, जैसे हाथी का पाँव होता है ना, हाथी का जो पाँव होता है वो गद्देदार होता है, तो हाथी के पाँव जैसे गद्दे, बाकी एक पैर जो होता है इसी को हम हाथी पाँव कहते हैं, या स्लीपद या फाइलेरिया। इसका रोग जनक क्या है? इसका जो रोग जनक है चेरिया, क्या है? वो चेरिया बेनक्राफ्टी है। फाइलेरिया का जो पैथोजन है चेरिया बेनक्राफ्टी, संक्रमण के कारण क्या होते हैं? मादा क्यूलेक्स तथा एडिस मादा के द्वारा माइक्रोफाइलेरिया का संक्रमण। यानी कि देखो कुछ भी रोग है मादा मच्छर के द्वारा, अक्सर कर काटने से, टाइफाइड मच्छर के काटने से, मलेरिया मच्छर के काटने से, डेंगू कौन होगा? मादा। हाथी पांव किसके द्वारा हो रहा? मादा। ये सारे मादा मच्छर के लक्षण क्या होगा? पैर, हाथ, अंडकोश एवं स्तन में, पैर होगा, हाथ होगा, अंडकोश एवं जो क्या हो जाएगा, अचानक वृद्धि हो, रात्रि में अत्यधिक दर्द के साथ पर बेचैनी चलने, और रात्रि के समय में अत्यधिक ज्यादा दर्द होगा, दर्द के साथ साथ और बेचैनी के साथ साथ चलने फिरने कष्ट होगा। चार क्या होगा? टेट्रोजन एवं डाइक्यूथाइल कार्बामेंजिन का यूज, टेट्रोजन एवं डाइथाइल कार्बामेंजिन नामक का यूज हो। अब रोकथाम एवं बचाव का उपाय क्या होगा? ठीक है, रोकथाम बचाव आप क्या करोगे? मच्छर के प्रजनन स्थान को नष्ट करना, मच्छरों के अंडे, लार्वा एवं आने के ऊपर मच्छरदानी का सारे से तरह आपके क्या हो जाते है ना, क्या ये दांत का आप पढ़ लेना, ठीक है। बाद आता है बेटा कभी एक नंबर हमारे दीदी और आपसे अंकित का विस्तारित रूप का विस्तारित MAID का, है ना, NAC HIV का IV या BII, ये सारे का आपको क्या लिखने हैं? फुल नेम लिख, क्या लिखोगे? अब उत्तर में बेटा MALT का क्या होता है? कॉन एसोसिएशन, है ना, लिम्फाइड टिश्यू। MALT का फुल फॉर्म क्या होगा? म्यूकॉन, ठीक है, एसोसिएशन लिम्फाइड टिश्यू, ठीक। इसके बाद CMI का फुल फॉर्म क्या होगा? सेल मेडिएटेड, कि क्या होगा? सेल मेडिएटेड। एड्स का क्या होगा? एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक, ये एड्स का फुल फॉर्म। NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, NACO का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एड्स, ठीक है, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन HIV, क्योंकि जो एड्स रोग होता है HIV वायरस, ये क्या है? ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। IVF का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि हम हिंदी में कहते हैं अंतःपात्र निषेचन, यानी कि शरीर के जैसा, तुम्हारे शरीर के अंदर निषेचन है, शरीर के जैसे ही एक निषेचन का युग वातावरण, ठीक।
के बाद एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। तो ये एमटीपी के फुल फॉर्म, आईवीएफ के, एचआईवी के, एनएसीओ के, एड्स को, सीएमआई के, और एमएएड, ये सारे क्या होते हैं। तो ये कुछ याद करो या ना करो, लेकिन ये कभी कभी एक नंबर में आपके पूछ, है ना, कि इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके, ठीक। के बाद आता है बेटा, एड्स के दो लक्षणों की विवेचना कीजिए। देखो, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, कि बहुत गंभीर बीमारी, एड्स से रोग ग्रसित व्यक्ति, इसको हम बीमारी समझते हैं, जो व्यक्ति उसका डेथ हो जाता है, अक्सर करके डेथ, सिम्टम इसके तो एड्स के दो लक्षणों के बीच, ये एड्स रोग है, इसके जो दो लक्षण हैं, इस लक्षण की क्या कीजिए, विवेचना की। सबसे पहले देखो, एड्स के दो लक्षण क्या हैं। पीड़ित व्यक्ति में निम्न में से एक या अधिक लक्षण होते दिखाई देते। मान लो कोई भी एक ऐसा बंदा है जो एड्स से ग्रसित, तो पीड़ित व्यक्ति में क्या होगा, एक से दो लक्षण ही क्या होंगे उसमें दिखाई देते, बाकी ज्यादा उसमें नहीं, ज्यादा वो नहीं दिखाई देंगे, एक से दो। पहला क्या होगा, एक प्रकार का फेफड़ों का रोग हो, यानी मानो कि भी एक ऐसा व्यक्ति जो एड्स से एक प्रकार से फेफड़े का रोग, तो एक प्रकार का फेफड़े का क्या हो जाएगा, ठीक है। के बाद त्वचा का कैंसर हो जाए, कभी कभी कोई व्यक्ति एड्स से देखो, दो दो लक्षण है, पीड़ित व्यक्ति में बहुत कम ही चांसेस भी उसके लक्षण शो कम। पहला क्या है, एक प्रकार का क्या है, त्वचा का रोग। दूसरा क्या है, त्वचा का क्या हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है, क्या हो रहा है, त्वचा का कैंसर, कहते हैं क्या है एड्स के। अब ये जो सिम्टम्स है, ये जल्दी सो नहीं, इनको शो करने में लगभग, ठीक है, मान लो एक मंथ में, ठीक है, एक मंथ, 2 मंथ भी शो कर सकते हैं, या 4 से 12 साल भी लगते हैं, ये महीनों में हो सकते हैं। मान लो कोई भी व्यक्ति एड्स से ग्रसित होगा, एक मंथ में सामने आ गए, लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति में 4 से 12 साल, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 8, 10 साल, 12 साल भी। मान लो जिस व्यक्ति का स्टार्टिंग में दिख जाता है, भाई वो दवा होगा, है ना, उपचार होगी, उस उपचार के अनुसार उसको ठीक कर लिया जाएगा। अब जिस तरीके से ग्रसित हो जाएगा, प्रभावित ही हो जाएगा, लेट पता चलेगा, तो कहाँ से पता, ये अक्सर करके एड्स की जो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रतिजैविक तथा इंटरफेरान में अंतर। प्रतिजैविक क्या होता है और इंटरफेरान क्या होता है, ठीक है, प्रतिजैविक तथा इंटरफेरान में अंतर। हम प्रतिजैविक किसे कहते हैं और इंटरफेरान किसे, देखो, प्रतिजैविक जो है, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं। प्रतिजैविक होते हैं एक प्रकार के ऐसे रासायनिक पदार्थ, जैविक होगा ये एक प्रकार का ऐसा रासायनिक पदार्थ है इसके द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं। प्रतिजैविक जो होगा वो किस द्वारा बनाया जाएगा, प्रकार के जो होते हैं, प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा क्या बनाए जाएंगे, जैविक बन, ठीक। इंटरफेरान क्या होता है, ये ग्लाइको, जिनका आणविक भार लगभग 20,000 होता है। इंटरफेरान क्या होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन ही इंटरफेरान है। प्रतिजैविक क्या है, जीवाणुओं को, है ना, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ, ठीक है, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो जीवाणु द्वारा बनाए, ये केमिकली पदार्थ है जिनका निर्माण किससे होगा, जीवाणु के द्वारा। और ये जो इंटरफेरान है, एक प्रकार के क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, और जिनका भार, ठीक है, इनका जो आणविक भाग आप देखोगे ना, इनका जो मॉलिक्यूलर क्या देखोगे, वेट देखोगे, तो ये 20। प्रतिजैविक का यूज, इनका प्रयोग जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने या उन्हें मारने के लिए अभी जो प्रतिजैविक का यूज है, का जो यूज, ये या तो जीवाणु को मारने के रक्षण करने के लिए, या तो उसका जो वृद्धि हो रही है उसके के लिए, सबसे पहले या तो जीवाणु को मारने के लिए, या तो जीवाणु की
इनका उपयोग कैंसर, विशेषकर हेरिन सेल और ल्यूकेमिया के उपचार के लिए। ये जो इंटरफेरॉन होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, का जो उपचार होता है सबसे पहले कैंसर से है, कैंसर के लिए यूज किया। दूसरा यूज जो होगा इसका ल्यूकेमिया के उपचार के लिए किया जाए, के लिए ल्यूकोमिया का जो उपचार होगा उस उपचार के लिए इसका इंटरफेरॉन ग्लाइकोप्रोटीन हैं। इनका आणविक भार जो 20,000 होता है। का जो यूज होगा वो कैंसर के लिए और हैरी सेल के निर्माण के लिए, ठीक है, हैरी सेल और जो ल्यूकेमिया का उपचार होता है उनके लिए यूज होगा। और ये जो प्रतिजैविक है, इनमें सूक्ष्म जीवाणुओं के पदार्थ के जो रासायनिक होते हैं ना, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं। या तो वो सक्रिय होते हैं या तो निष्क्रिय, या तो क्या होंगे, सक्रिय होंगे या तो निष्क्रिय अवस्था। और इनका प्रयोग जीवाणु की वृद्धि, है ना, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जीवाणु है तो जो बनाया जा रहा है प्रतिजैविक एंटीबॉडी जो बन रही है, वो क्या करेगा, जीवाणु की के लिए या उसको मारने के लिए। ये जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी दो, कभी कभी तीन, अब यही जब लॉन्ग में क्या पूछता है, जैसे आपने 3 नंबर का है, 3 नंबर में आपने 2 नंबर का है, 2 क्वेश्चन, 2 आपने अंतर लिखे, नंबर का है 3 आपने लिखे। अब जब यही पे लॉन्ग आएगा तो लॉन्ग में आपको 5 से 7 अंतर। जो लॉन्ग है वही शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव है, बस कुछ भी नहीं है, बस आपने पढ़। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आज की क्लास के 8 क्वेश्चन, और मान लो तुम 8 क्वेश्चन तैयार कर लेते लघु उत्तरी करके एक चैप्टर, कैसा आएगा, ऐसा तो नहीं है। और ये जो आपकी थर्ड यूनिट से 14 नंबर और मेरे जहाँ तक मुझे पता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है ये चैप्टर बहुत, इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना, कौन सा फैसिलिटी, लक्षण क्या है ना, उसके उपचार क्या है, जाओ क्या कर, ये ज़्यादा आपको कुछ यहाँ पे जितने भी हैं आपको याद करने, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक छोटी है दाद वाली, है ना, कि दाद को हम कहते हैं एक्जिमा, दाद खाज खुजली, क्या कहते हैं, दाद खाज खुजली। देखो दाद जो हो, ये दाद जो इसका पैथोजेंस होता है, ये माइक्रो, ठीक है, स्पीड मार्फो, ठीक है, स्पीड और मार्फोफायरन और ट्राइकोफायरान होते हैं। संक्रमण के कारण संदूषित मृदा, संक्रमित तौलिया, ठीक है, और कपड़ा, दाढ़ी बनाने की मशीन तथा अंदरूनी वस्त्रों का उपयोग, है ना, जो हम अंदरूनी का यूज करते हैं। मान लो कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, संक्रमित, उसको दाद हुई है, दाद की प्रॉब्लम, उसने अपनी दाढ़ी को बनाया और उसी दाढ़ी बनाने वाले जो एक स्वस्थ व्यक्ति ने बना लिया, दाद फैल गई, है ना। इसके बाद संदूषित मृदा, जो मृदा है वो संदूषित है, दांत का घरट बनेगी। तौलिया, कपड़ा, है ना, जो संक्रमित तौलिया है, मानो कोई संक्रमित व्यक्ति ने उस तौलिया का यूज किया, है ना, अब उसी तौली को हम, कपड़ा हो गया, कोई भी कपड़ा हमने दूसरे का, जो संक्रमित व्यक्ति का हमने कपड़ा यूज कर लिया, तो ये सारे संक्रमण के कारण होते हैं। लक्षण क्या होगा, शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून एवं सिरों, बतख पर सूखी सल्की विच्छित्तियां की उत्पत्ति, है ना। लक्षण में आप क्या देखोगे कि जो शरीर की त्वचा होगी, है ना, त्वचा होगा, नाखून होगा, सिरों पे, इसमें जगह जगह, है ना, जो आपको दांत होते हैं जगह जगह व्हाइट व्हाइट जैसे क्या दिख जाएंगे, संरचना आपको देख के दिख जाते हैं, ठीक है। तथा पर सूखी सल्की विधिया, ये हो गया। और इन विच्छित्तियों में तीव्र खुजली तथा जलन होती। अब किसी भी व्यक्ति को मान लो दांत हो गई, इनमें आपको बहुत ज्यादा जलन होती, बहुत ज्यादा खुजली होती है, यानी कि आपको खुजलाने का मन करता है, हम कितना उसको खुज, है ना, ये सारे होते हैं। लाल पदार्थ निकलते जब किसी भी व्यक्ति को दांत हो गई, है ना, इसमें तो सबसे ज्यादा कि कितना इसको खुजला दे, खुजलाने के साथ साथ बहुत ज्यादा जलन होती, और जलन होने के साथ साथ इनसे लाल पदार्थ भी निकलते। नम एवं वलय वाली त्वचा में ये बड़े तीव्र गति से फैलते हैं।
अब जो नम वाली त्वचा होगी, है ना, नम एवं वलय वाली जो स्थान होगी, उस नम एवं वलय वाले स्थान में ये बहुत ज्यादा ही मात्रा में क्या होंगे, विकसित होंगे। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होंगे, ये विकसित होते। इनका उपचार देखोगे, उपचार में यानी कि जो लक्षण है उसको कंट्रोल कर लो, ये क्या हो गया, उपचार हो गया, है ना। जो रोग जनक है, यहाँ पे जो तौलिया हो गया, कपड़ा हो गया, इन सारी चीजों से आप परहेज कर लो, यही आपका क्या हो गया, उपचार हो गया। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, टेक केयर।